तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संघ तथा राज्य क्षेत्र अर्थात संविधान के भाग 1 के बारे में। ठीक है, देखेंगे संविधान के भाग 1 में क्या है, कैसे है, सब कुछ देखेंगे। इससे पहले हमने कल के लेक्चर में देखा था कि प्रस्तावना को 2 भागों में हमने पढ़ा, प्रस्तावना पार्ट 1, प्रस्तावना पार्ट 2 में। और प्रस्तावना के तहत हमने सब कुछ आपको बताया कि प्रस्तावना सबसे पहले किस देश में लागू किया गया, भारत में कैसे विचार है कि भारत में भी प्रस्तावना लागू किया जाए। इन सभी चीज़ों को हमने कल देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे संघ तथा राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि संघ तथा राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 के तहत आता है और संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये सिर्फ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीसीएस प्री के लिए। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स बोले तो जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी दरोगा हो गया, यूपी एसआई हो गया, सीटेट हो गया, लेखपाल हो गया और आपका ग्राम समाज विकास अधिकारी हो गया। ये जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं ये सब इन सब एग्ज़ामों में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें 4 अनुच्छेद है, जिसमें से अनुच्छेद पहला क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात जो अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया कि जो हमारा भारत है वह राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और अनुच्छेद राज्यों का संघ होगा और ये सभी राज्यों के संघों जो राज्य हैं इनको किस अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में। ठीक है, तो पहली अनुसूची में जब रखा गया तो कहा गया कि भारत के राज्य तथा उनके राज्य क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, भारत के राज्य तथा उनके राज्य क्षेत्र को अनुसूची 1 में रखा गया, अर्थात पहली अनुसूची में रखा गया। तो राज्य क्षेत्र क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली अनुसूची में रखा गया, हमने कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसे पहली अनुसूची में रखा गया। ठीक है, पहले अनुसूची में कहा गया कि जो राज्य हैं तथा उनके राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुसूची 1 में 1 के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन क्या आते हैं, राज्य क्षेत्र कहते किसे, उसे समझ लेते हैं। तो राज्य क्षेत्र के तहत आपका आता है जो सभी राज्य हैं वो आते हैं, प्लस संघ शासित राज्य आते हैं, संघ शासित राज्य आते हैं इसके तहत, और प्लस जो अर्जित किए गए क्षेत्र थे वो आते हैं। ठीक है, अर्जित क्षेत्र जैसे युद्ध में अर्जित किया गया हो या फिर मिला हो उससे। ठीक है, तो वर्तमान कुल कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9। अर्जित क्षेत्र अभी 1 भी नहीं है। ठीक है, अर्थात इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, 7 थी, अब कितनी है, 9 है। क्यों है इसको समझ लीजिए। 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया था। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर वाला था उसको जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। और तब्दील कैसे किया गया कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक को जम्मू कश्मीर नाम दिया गया, एक को लद्दाख। तो ये हो गए 2, तो 7 2 9। वर्तमान में कितने हैं, संघ शासित प्रदेश 9 है। ठीक है, तो ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये श्योर है कि एग्जाम्स में पूछेगा कि वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि भारत अर्थात इंडिया जिसे कहते हैं कि राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, क्वेश्चन बनता है। हम आपको जितने भी संभावित क्वेश्चन है इस चैप्टर से उन सबको बता देंगे। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना का अधिकार दिया गया है। अर्थात जो हमारा भारतीय संसद है, आपको पता है संसद 79 अनुच्छेद में रखा गया, अर्थात अनुच्छेद 79 में रखा गया है। संसद बनता है हमारा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा संसद। ठीक है, तो ये जो संसद है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी नए राज्य का स्थापना या प्रवेश करा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 में यही है। ठीक है, परीक्षाओं में कैसे पूछ सकता है कि
किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारतीय संघ में करा सकता है, यही पूछेगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया उसको समझना है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद को नए राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार है। अर्थात कहा जा रहा है कि ये जो संसद है, संसद को अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या फिर जो वर्तमान राज्य हैं उनका नाम चेंज कर सकता है, उनकी जो सीमाएं हैं उनकी सीमाओं को चेंज कर सकता है, राज्यों को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। यह अनुच्छेद 3 के तहत आता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होता है या फिर स्थापना किया जाता है, लेकिन जो निर्माण होता है, जो नाम चेंजेस होते हैं, जो एरिया चेंजेस होते हैं, वह अनुच्छेद 3 के तहत आता है। इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि उपरोक्त उपबंध अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत ही क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उपरोक्त उपबंध अर्थात जो नए राज्यों का निर्माण होगा, नए राज्य उनकी सीमाओं में परिवर्तन होगा, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन होगा, यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन था ये कैसे हुआ। तो दोस्तों हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। जब हम आज़ाद हुए थे, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब से उसके पहले भी और उसके बाद भी, उसके पहले तो कम मात्रा में, कि जब आज़ाद हुआ तब जो भाषाई राज्य के आधार पर पुनर्गठन हुआ है राज्यों का, वह जोर पकड़ लेती है कि नहीं, हमें भाषाई राज्य पर, भाषा के आधार पर राज्यों का अलग राज्य चाहिए अपना। तो सबसे पहले किसने शुरू किया था? मद्रास के थे श्री पोट्टू रामुल्लू। तो ये जो है कि मद्रास के तेलुगु भाषी थे। ठीक है, तो इन्होंने तेलुगु भाषियों को लेकर के एक आंदोलन शुरू कर दिया कि हमको नहीं, भाषाई आधार पर अलग राज्य चाहिए। ठीक है, तो इनकी बातों को नहीं माना गया। ये जो पहले तो जो जोर पकड़ती है कि हमको भाषाई आधार पर चाहिए, तो उसके आधार पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो अवकाश प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो उनका नाम था एस.के. धर। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एस.के. धर समिति का गठन होता है और उनसे यह सलाह लिया जाता है, एस.के. धर समिति से यह सलाह लिया जाता है कि क्या जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो रहा है, क्या यह उचित है? तो एस.के. धर समिति ने साफ मना कर दिया था, इसका साफ विरोध किया कि यह उचित नहीं है। उसके बाद कांग्रेस द्वारा जे.बी.वी. समिति बनाया जाता है, यह भी इसका विरोध करते कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह भी इसका कर देती है। उसके बाद जो श्री पोट्टू रामुल्लू है, ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ये मद्रास के थे, तेलुगु भाषी थे, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन आमरण अनशन पर बैठने। अच्छा, आमरण अनशन का मतलब होता है कि भूखा प्यासा बैठना। ठीक है, तो भूखे प्यासे 56 दिन वैसे ही रहे, उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। 56 दिन आमरण अनशन के बाद श्री पोट्टू रामुल्लू की मौत हो जाती है। इससे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें विवश होकर के यह कहना पड़ा, यह घोषणा करनी पड़ी कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। उन्होंने यह घोषणा कर दी और जो ये तेलुगु भाषी राज्य थे, जो श्री पोट्टू रामुल्लू जो आंदोलन कर रहे थे, उसके तहत मद्रास से काट करके एक नया राज्य बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने समझाया उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था? हमने अभी बताया कि स्वतंत्रता पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग जोरों शोरों से उठने लगी। ठीक है, तो क्या होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ने एस.के. धर समिति, एस.के. धर कौन थे? हमने अभी बताया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे। ठीक है,
एसके धर समिति में कितने सदस्य थे? 4। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एसके धर समिति में कितने सदस्य थे? 4 थे। ठीक है, एसके धर कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। ठीक है, तो एसके धर समिति से इस पर अर्थात ये जो भाषाई आधार पर गठन की मांग हो रही थी राज्यों की, उसके आधार पर उस पर सलाह मांगा। ठीक है, तो धर समिति ने क्या कहा? इसके धर समिति ने सीधे सीधे भाषाई आधार पर राज्यों की मांग की जो गठन थी उसका क्या किया? विरोध किया। क्या किया उन्होंने? उसका विरोध कर डाला। ठीक है, अब क्या है? अब होता है जो कांग्रेस है वो जेबीवी समिति लाती है। जेबीवी मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो जो ये जेबीवी समिति, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इसने विरोध किया। उसके बाद हमने अभी बताया कि जो मद्रास के तेलुगु भाषी राज्य तेलुगु भाषी थे, उन्होंने भाषा के आधार पर अलग राज्य की गठन की मांग के लिए श्री पोट्टू रामुलु के नेतृत्व में, कौन? श्री पोट्टू रामुलु, जिनको बताया कि ये आमरण अनशन में बैठे भूखे प्यासे 56 दिन तक रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को थी। ठीक है, तो श्री पोट्टू रामुलु के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठ गए। तो 56 दिन आमरण अनशन पर बैठने के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि इनकी मौत के बाद नेहरू को विवश होना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो उसके आगे की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, गठन तो हो जाता है आंध्र प्रदेश का। जब आंध्र प्रदेश का होता है तो वैसे उससे धीरे धीरे और मांग बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है। अगर एक की सुनोगे तो उसकी भी सुननी पड़ेगी। तो क्या हुआ था उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया कि श्री पोट्टू रामुलु की मृत्यु के बाद नेहरू को विवश होकर के यह घोषणा करनी पड़ी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होगा। तो सबसे पहला राज्य कौन गठन हुआ था? किसका कौन सा राज्य का गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का, जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है। ठीक है, जिसको पारित कब किया जाता है? 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को लिखे हैं, एक बार इसको विस्तृत से देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य, कौन सा? आंध्र प्रदेश का गठन, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है, गठित होने वाला प्रथम राज्य है। तो ये हमेशा पूछता है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। खुद मैंने 1-2 परीक्षाओं खुद जब मैंने परीक्षा दिया था तो 1-2 परीक्षा में खुद मेरे पेपर में आया था, मेरे एग्ज़ाम पेपर में आया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको कभी मत भूलिएगा दोस्तों, ये पूछ सकता है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया जाता है? तो फजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, अगर पूछता है कि उसके और कौन कौन सदस्य थे, तो 2 और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। ठीक है, तो इस जो आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। उसके 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसको पारित कब किया गया? जुलाई 1956 में, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नीचे, देखते हैं इसको। मैंने बता दूं कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश है, फ्रांसीसी उपनिवेश कौन कौन सा है? पांडिचेरी, कराईकल, माहियानम, इन सब का विलय भारत में 1954 में होता है। ठीक है, लेकिन इन चारों को, पांडिचेरी, कराईकल, माहियानम, इन चारों को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1956 में। उसके अच्छा, ये जो विलय हुआ था भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का, यह आपसी समझौते के तहत हुआ था, न कि सैनिक कार्रवाई द्वारा। लेकिन जो पुर्तगाली उपनिवेश थे, कौन कौन से? गोवा, दमन, दीव, इनको सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में विलय किया गया था। ठीक है, 1961 में। ठीक है, तो उसके बाद भाषाई आधार पर एक जैसे प्रथा चली आती है, बस वैसे ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता गया। ठीक है, ऐसे होते होते आज कुल कितने राज्य हैं? आज 28 राज्य हो चुके हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है,
तो फ्रांसीसी उपनिवेश जो है कौन कौन से, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम, इनका विलय भारत में कब हुआ था, 1954 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे उनका विलय भारत में कब हुआ था, 1954 में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उनको संघ शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, 1956 में। ये बातें कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछ सकता है। संघ शासित प्रदेश कब दिया, संघ शासित राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1956 में। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। ये जो 18 दिसंबर 1961 का दिन है, जो पुर्तगाली उपनिवेश थे गोवा, दमन, दीव, इनको सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में इनका विलय किया गया। किनका, गोवा, दमन और दीव का। कब, 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 1 मई 1960 है, 1 मई 1960 को कौन कौन से राज्य, मुंबई और गुजरात का गठन हुआ। ठीक है, किसका, मुंबई और गुजरात का। मुंबई मराठी भाषी राज्य के आधार पर गठन हुआ मुंबई का, और ये जो गुजरात है गुजराती भाषा के आधार पर। इससे पहले दोनों एक ही प्रांत थे। कौन से प्रांत थे, बम्बई प्रांत। बम्बई को 2 अलग राज्यों में विभाजित किया गया, गुजरात और मुंबई। ठीक है, कब किया गया, 1 मई 1960 को। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को असम से नागालैंड, असम से काट करके नागालैंड बनाया गया। क्या, नागालैंड, जिसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों इससे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछा है। 1 मई 1960 को मुंबई और गुजरात वाला, ये कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1963 को असम से कट करके नागालैंड बनता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन होता है और हरियाणा का गठन होता है। पंजाब राज्य को काट करके हरियाणा का गठन होता है, और इन दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को भी उसी समय संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, संघ शासित राज्य घोषित कर दिया गया। किसको, चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 25 जनवरी 1971 को एचपी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एचपी अर्थात हिमाचल प्रदेश को। किसको, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। 21 जनवरी 1972 को कौन कौन से राज्य, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है दोस्तों, ये जो डेट है अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। जैसे अभी यही है, पूछ देगा कि जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा है, इनका गठन कब किया गया था, या फिर इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इसको सोचना, ज़्यादा सोचना ना पड़े, तुरंत इसको बता दिया करिए। ये मतलब इसको इतनी बार अभ्यास करिए कि ये भूले ही ना। कब, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, उसके बाद 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जो भारत का कौन सा राज्य था, 22वां। किसको, सिक्किम को। ये जो सिक्किम राज्य है, इस पर बड़ी विवाद हुई थी, तो इसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया था, और जनमत संग्रह को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देख लिया। कुछ राज्य और बचे हैं जिनको हम लोग तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब सिक्किम के बाद देख लेते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और जो बाकी सभी राज्य हैं इन सबको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सिक्किम को हमने बताया कि उसको जनमत संग्रह के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और वह कौन सा राज्य था, 22वां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको लोग केयर नहीं करते, लेकिन यही अक्सर परीक्षाओं में बड़े काम कर जाते हैं। ठीक है, तो इनका डेट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 30 मई 1987 को ये जो गोवा है, गोवा को 25वां राज्य घोषित किया गया, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हमने जब बताया कि गोवा, दमन, दीव, ये जो पुर्तगाली उपनिवेश थे, इनमें से जो दमन और दीव थे उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन जबकि गोवा को 25वां राज्य के रूप में 25वां पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब ये जो तीनों हैं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये इतनी बार पूछ चुका है कि कहने वाली बात ही नहीं है। ये अभी फ़िलहाल जो पुलिस वाली पेपर हुई थी उसमें भी पूछा था, तो इसको तो कभी भूलिएगा ही मत। 1 9 15, बल्कि इसको ऐसे ही याद कर लिया, झौझा
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ बना है एमपी को काट कर, ठीक है, एमपी से कट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया है 26वां राज्य। उत्तराखंड को काट के बनाया गया है यूपी को, अर्थात यूपी से उत्तराखंड को बनाया गया है 27वां राज्य। और 28वां राज्य किसको बनाया गया है? झारखंड को। किससे काट करके? बिहार से, ठीक है, बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया, ठीक है। और 29वां राज्य कौन सा बना था? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काट करके, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना राज्य बना था, जो कि 29वां राज्य बना था, ठीक है। अब वर्तमान स्थिति क्या है कि अब 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य हैं, जबकि 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। वो कैसे हो गए, इसको यहाँ पर देख लीजिए। ये तो बताया हमने कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया 29वां राज्य। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। परंतु जब 2014 में बनी थी, 2014 यानी 2024 तक 10 साल का समय लिया गया था। एक नए राजधानी की स्थापना की जा रही है, अमरावती। यह जो अमरावती है यह आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, और जो हैदराबाद है तेलंगाना की ही रहेगी, ठीक है। इसको भूलिएगा मत, क्योंकि हमेशा पूछता है कि पुटअप कर सकता है कहीं भी, ठीक है। अब कैसे हुआ ये 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य कैसे हुए, इसको समझ लीजिए। हाल ही में 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में, ठीक है। 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता में। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग अपना विचार हमें अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।